नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ाता हूं। और पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि मैंने आपके जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर था ह्यूमन आईज एंड कह सकता हूं कि जो जो मानव नेत्र था उसको मैंने पूरी तरीके से एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि ये चैप्टर आपका सारे चैप्टर के कंपैरिजन में काफी छोटा था। तो ज्यादा टॉपिक्स इससे आते नहीं है, कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो मैंने क्या किया, एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी। अब आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं मानव नेत्र और कह सकता हूँ कि जो रंग बिरंगा संसार है इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू कह सकता हूँ, जितने लॉन्ग क्वेश्चन साथ में शॉर्ट क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू के थ्रू आपको डिस्कस करते चलूंगा, जिससे क्या होगा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम यहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यानी कि इस चैप्टर में जो भी एमसीक्यू आपके 2018 से 25 तक के बने हैं उस चीज के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके लिए पीवाईक्यूज होंगे, साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करते जाऊंगा। और एक और चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे आप ह्यूमन आइज का कह सकता हूँ फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको इंद्रधनुष मतलब रेनबो की फिगर दिख रही होगी। तो आइए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे पहला एमसीक्यू दिख रहा होगा, क्या है यहाँ पे पहले एमसीक्यू से पहले एक और चीज मैंने यहाँ पे लगाई है, वो क्या है आप देखिएगा ध्यान से। ये मैंने आपको पिछले मतलब जो पिछला वीडियो था मैंने आपको बताया था कि मानव नेत्र के थ्रू हमें कितने सारे यहाँ पे पार्ट्स पढ़ने होते हैं, यानी इसके अंदर क्या आपका टॉपिक्स पढ़ना है। मानव नेत्र दृष्टि दोष कह सकता हूँ, जिसके अंदर निकट दृष्टि दोष और कह सकता हूँ दूर दृष्टि दोष, साथ में उसके क्या निवारण है। इसके बाद यहाँ पे प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, वर्ड विक्षेपण क्या है, इंद्रधनुष क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो सारी चीजें इसी से आने वाली हैं। ये कह सकता हूँ कि एक दो एमसीक्यू ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी वो रिलेटेड इसी चैप्टर से होगा, मानव नेत्र से और लाइट से। तो मैं उन चीजों को भी साथ में बता दूंगा, जिससे क्या होगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको एग्जाम को लेकर के इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचने वाला। तो देखिए इस चैप्टर में क्या आपको मैं लेके आया हूं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दे रहा कि मानव नेत्र का प्रकाश संवेदनशील पर्दा कौन सा है, यानी कि मानव नेत्र में कह सकता हूं कि जो प्रकाश होता है वो कहाँ पे पड़ता है और पड़ने के बाद आपका कहाँ पे वो ऐसा कौन सा पर्दा है जहां पे हमारा इमेज बनता है। पर्दे का मतलब जैसे लाइट आई, लाइट आकर के किसी चीज से टकराई और उसका इमेज जो है पर्दे पे बनता है। तो सेम इसी तरीके से जैसे ही हमारे आंखों के अंदर प्रकाश आपका आता है और वो क्या करता है हमारी आंखों के अंदर एंटर करता है, तो हमारे उस आंख के अंदर उपस्थित उत्तल लेंस से जाते हुए अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, वो पीछे एक मैंने आपको बताया था एक झिल्ली पे मिलता है जिसको हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। और वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो इमेज होता है वो आपका वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि रियल और इन्वर्टेड बनता है। साथ में एक प्रकाशिक सिरा होता है ऑप्टिक नॉब्स, जिसकी हेल्प से कह सकता हूँ इलेक्ट्रिकल मैसेज के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और हम क्या करते हैं किसी भी चीज की जो इमेज होती है उसको हम लोग क्या करते हैं सीधा देख पाते हैं। तो याद रखिएगा मानव नेत्र का प्रकाश संवेदनशील जो पर्दे की बात करा, यानी कहाँ पे ये बनता है, तो ये बनता है हमारा रेटिना पे। और मैंने आपको बताया था कि अब जिस प्रकार से ये हमारी ह्यूमन आईज है, मैं आपको फिगर में थोड़ा सा दिखा रहा कि कहाँ पे ये होता है रेटिना। आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा होगा क्या चीज, आपने आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बाहर एक लेयर है जिसको हमने दृढ़ पटल के नाम से देखा था। ये बीच में एक हल्के रेड कलर की जो लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हमने कोराइड के नाम से बताया था। और वो बताया था मैंने कि ये क्या करते हैं, इस अंदर उत्तल लेंस के अंदर आंखों के अंदर जो भी घटक कंपोनेंट आपके उपलब्ध है सबको पोषण देने का काम करता है। अंदर एक ऐसी लेयर है जो येलो कलर की आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसी को हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। और जो इमेज बनती है आपकी यहाँ पे रियल साथ में इन्वर्टेड बनती है। रेटिना क्या होता है, तो रेटिना एक प्रकार की झिल्ली होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर प्रकाश का अपवर्तन होने के पश्चात यहीं पे इमेज बनता है। और वो इमेज कैसा बनता है, इमेज रेटिना के ऊपर याद रखिएगा रियल बनता है, यानी कि वास्तविक, और इन्वर्टेड आपका यहाँ पे बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका इमेज होता है वो रेटिना पे किस प्रकार का बनता है, तो आंसर हो जाएगा आपका रियल साथ में इन्वर्टेड। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इस चीज को याद रखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे कितनी बार पूछा गया, तो ध्यान से देखिए। ये 2018, 2021 और 2024 यानी कि आज से एक साल पहले
भी एग्जाम में, जो पिछला एग्जाम हुआ था, आपसे ये पूछा गया था, यानी कि 2025 में नहीं, 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 सालों में पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। तो ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र का जो प्रकाश संवेदी पर्दा होता है वो कौन सा होता है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेटिना। और यहाँ पे जो इमेज बनेगा आपको क्या होगा, रियल और साथ में इन्वर्टेड है। मैं यहाँ पे सारे एमसीक्यू में कोशिश करूंगा कि अगर कोई एक एमसीक्यू आपका जब आ रहा तो उससे रिलेटेड मैं सारी चीजें आपको बता दूं, ताकि अगर उससे कोई एक और एमसीक्यू बने तो आप इस चीज को क्या करें, इजीली सॉल्व कर सके। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज बता दी, क्या रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो इससे क्या होगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक और एमसीक्यू बन सकता है, पूछेगा कि रेटिना पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, और कह सकता हूं उल्टा बनता है, या सीधा बनता है, या इसी बीच में एक ऑप्शन आपको जोड़ देगा रियल और, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक साथ में उल्टा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा, क्या पूछ रहा देखिएगा ध्यान से। बोल रहा कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। जैसा कि मैंने आपको आंख के बारे में बताया था कि सबसे पहले हमारे आंख के आगे जो होता है वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया के बाद हमने बताया था कि आपका जली द्रव होता है, इसके बाद आपका लेंस होता है, और इसी जली द्रव मतलब हमारे आंखों के अंदर क्या होता है, एक मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, आइरिस और साथ में पुतली। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पुतली को हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। प्यूपिल क्या करता है, ये हमारी आंखों के अंदर बिल्कुल बीच में जो डार्क सा होता है उसको हम लोग प्यूपिल के नाम से जानते हैं। और उसके साइड में जो भी आपका भूरे कलर का, या फिर कह सकते हैं ग्रीन कलर, ब्लू कलर की भी कई लोगों की आंखें होती है, तो उसको हम आइरिस के नाम से जानते हैं। मैंने वहां पे बताया था कि जो आइरिस होता है वो एक प्रकार से शटर का काम करता है। दोनों क्या करते हैं, प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा अगर बात करो कि कौन प्रकाश का नियंत्रित करेगा, तो वो करेगा आपका आइरिस। और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसको मैंने कहां पे आपको पढ़ाया था, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैंने आपको जब मानव नेत्र को चैप्टर को पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये हमारी आंखों के अंदर होता है। मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि पुतली और कह सकता हूँ आइरिस का फिगर दिखा देता हूँ। ये आपको जो बीच में डार्क सा दिख रहा बिल्कुल ब्लैक कलर का, इसको हम लोग प्यूपिल या पुतली के नाम से जानते हैं। और ये जो साइड में आपको दिख रहा भूरे कलर का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था, यहाँ पे मैंने कह सकता हूँ मानव नेत्र के सभी आंख के जितने भी पार्ट थे सबके बारे में बताया। और मैंने बताया था यहाँ पे कि जो आपका कह सकता हूँ कि पुतली होती है, आइरिस होता है, ये दोनों काम कैसे करते हैं, ये काम करते हैं आपके नियंत्रित करने का। तो बोला यह रंगीन हिस्सा है, भूरी आंखें दिखाई देती है, आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, साथ में आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को भी यही तय करता है। जबकि पुतली के अंदर भी ऐसा होगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो आइरिस होता है वो आपका शटर जैसा होता है। तो ज्यादातर तो चीजें वही आपका कंट्रोल करता दोनों है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल, लेकिन आइरिस जो है ये आपका ज्यादा करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा। अगर आपका इस ऑप्शन में आइरिस और पुतली एक साथ नहीं होता, केवल पुतली होता, तो आप यहाँ पे प्यूपिल यानी कि पुतली के ऊपर आंसर लगा देते। अगर दोनों है तो आपको याद रखिएगा ये आइरिस जो होता है ये ज्यादा करता है, ये ज्यादा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी को नहीं देखना, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको एक और चीज मैं यहाँ पे दिखा दे रहा, आपका जो ये क्वेश्चन है वो कब कब पूछा गया है, ये आपका 2019, 2022 और साथ में 2025 में, यानी कि जो अभी पिछला एग्जाम हुआ था ये तभी आपसे पूछा गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको पीपीटी वो पीछे वाली इसीलिए दिखाई क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा कि जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया पिछले वीडियो में, सारे एमसीक्यू आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। 2-4 एमसीक्यू ऐसे होंगे जिनको मैं थोड़ा सा अलग से आपको समझा दूंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको हेल्पफुल भी हो जाएंगे। तो याद रखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका ऑप्शन नंबर सी कैसे लगा दिया या इनके आंसर क्या होंगे, तो आप जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कि सिलियरी पेशियों का कार्य क्या होता है। अब मैंने सिलियरी मांसपेशियों के बारे में बताया था और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर में सिलियरी मांसपेशियों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको ये बीच में क्या दिख रहा, ये बीच में आपको उत्तल लेंस दिख रहा और इसके साइड में आपको यहाँ पे जो दिख रहा, मैंने यहाँ पे जो
कलर किया, यही क्या आपकी यहाँ पे सिलेरी मांसपेशियां होती हैं। ये मांसपेशियां करती क्या, ये उत्तल लेंस को दबाने और साथ में कह सकता हूं कि चौड़ा करने और पतला करने का हेल्प करती है, जिससे क्या होता है इसकी जो पीछे की फोकस दूरी होती है वो घट जाती है, बढ़ जाती है। इस चीज को मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो याद रखिए इसका काम क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी को बदलना, यानी कि कम करना या ज्यादा करना। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 और 2023 में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि लेंस की दूरी को बदलना, यानी कि बढ़ाना या फिर घटाना। याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा कि सामान्य निकट बिंदु कितना होता है। मैंने नियर पॉइंट आपको समझाया था, एक ऐसा बिंदु जहां तक क्या हो, मनुष्य क्या करे, किसी भी चीज को स्पष्ट देख सके, यानी कि पास की स्पष्ट चीजों को देख सके, उसको हम लोग निकट बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, इजी सा है कि इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही दूर बिंदु कितना होता है, तो आपको पता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि आपका जो दूर बिंदु होता है वो आपका होता है अनंत। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये 2018-22 में पूछा गया, साथ में और भी पिछले कई सालों में पूछा गया था, बट यहाँ पे मेंशन आपका 2018 से 25 के बीच में है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा कि जो मायोपिया होता है किस दृष्टि दोष से आपका संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और इसका आंसर आप याद रखिएगा कि इसमें हमें क्या होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो कौन सा ये हो गया, मायोपिया। और मायोपिया के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, कहां पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मायोपिया क्या होता है, तो ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मायोपिया के बारे में यानी निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया था। तो बोल रहा है कि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, साथ में पास की वस्तुएं हमें साफ दिखती है, यानी कि इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और इसमें हम किसका यूज करते हैं, हम इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और मैंने इसका इमेज भी बना करके आपको समझाया, तो आपका ये क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा, और यहाँ पे एमसीक्यू का आंसर भी आप कर सकते हो। तो क्या हो गया, हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा, मायोपिया बोल रहा कि मायोपिया किस दृष्टि दोष से संबंधित है, यानी कि पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, निकट दृष्टि दोष के। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया, क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका इमेज कैसे बनता है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। इसका निवारण क्या होता है, हम यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीजें, आपका जो कह सकता जो प्रॉब्लम है आंख में वो बिल्कुल सही हो जाती है। कब कब पूछा गया, 2019 और 2024 में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपसे पूछ रहा कि मायोपिया को सुधारने के लिए कौन सा लेंस है, अभी पीछे बता दिया अवतल, तो इसका आंसर याद रखिएगा अवतल लेंस। 3 सालों में पूछा गया, आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपसे भी पूछे जाने के चांसेस के बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 को देखते हैं, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। बोला कि हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस उपयोग होता है। याद रखिएगा, मायोपिया में हमें क्या होती है, चीजें पास की स्पष्ट से दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं। मायोपिया का एक नाम निकट दृष्टि दोष, और कह सकता हूं कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। और आपको पता है कि दूर दृष्टि दोष में आपको दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नाम याद रखिए, दूर दृष्टि दोष ना बोल के अगर आपसे हाइपरमेट्रोपिया पूछ ले तो आपको ध्यान देना है। 2021 2024 ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे इसका आंसर हुआ। अब आगे क्या बोला, प्रेसबायोपिया क्या है, तो प्रेसबायोपिया भी सेम मैंने आपको बता रखा है। प्रेसबायोपिया जो होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको जरा दूरदर्शिता के बारे में बताया था कि जैसे ही हमारी क्या होती है एज बढ़ने लगती है उस टाइम क्या होती है, हमारे आंखों की जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर पड़ने लगती है, शिथिल पड़ने लगती है। तो वहां पे क्या होता है, फोकस दूरी कम या ज्यादा इस प्रकार से हो सकता है। इसको हम लोग जरा दूरदर्शिता के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे प्रेसबायोपिया जरा दूरदर्शिता का कारण क्या होता है, जिस प्रकार से उत्तल लेंस के अंदर होता है वैसे ही यहाँ पे कह सकता हूं कि किसके अंदर, प्रेसबायोपिया के अंदर भी होता है। यहाँ पे लेंस की कह सकता हूं कि जो फोकस दूरी होती है वो आपकी
कम होने लगती है कुछ इस प्रकार से। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक और उसको उत्तल लेंस भी कह सकते हैं, और साथ में यहाँ पे ये उत्तल लेंस यहाँ बीच नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रेस बायोपिया में किस लेंस से सुधारा जाता है, तो द्विफोकसी या उत्तल लेंस, दोनों इसका ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपसे 2 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि आपसे ज्यादातर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के यानी कि हाइपो या फिर कह सकता हूं पीछे आपका क्या दिया है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में आपसे पूछता है। उतना इसको पूछेगा नहीं, तो आप लोग फिर भी ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आनी चाहिए। बोला कि नेत्र में पुतली किस प्रकार का कार्य करती है, तो याद रखिएगा नेत्र में जो हमारी पुतली होती है, ये आपसे क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, ये आपसे 2 बार पूछा गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 में इसका आंसर क्या हो जाए, ये क्या करती है, नेत्र को भी, नेत्र के अंदर प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है, साथ में ये प्राकृतिक डायफ्राम का भी काम करती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जो हमने यहाँ पे एमसीक्यू को 2 ऐसे देखना है कि हमसे क्या, अगर उसके अंदर 2-3 एमसीक्यू बनते हैं तो सारे हमसे सॉल्व हो जाते हैं। मैंने बताया वहां पे कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, साथ में उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। इंपॉर्टेंट है, 2 सालों में पूछा गया, आपसे क्लियर यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा कि इसका आंसर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिससे क्या होगा आपको सारी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, बोला नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है, सिंपल सा उत्तल लेंस होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान दीजिएगा। क्या बोला कि किस दृष्टि दोष में दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर आ जाता है, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, तो 14 का जो आंसर हो जाता है, क्या बोला कि दूर बिंदु अनंत से कम आ जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो मायोपिया होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। मैंने आपको निकट दृष्टि दोष के अंदर इसके बारे में बता रखा है। तो ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा, सारे एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है आपका, बोल रहा कि अपवर्तन के कारण सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो मैंने आपको प्रकीर्णन बताया था, प्रकीर्णन के बारे में, तो उसी के कारण ये क्या होता है आपका लाल दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि ये सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखता है। तो याद रखिए ये प्रकीर्णन के कारण इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 2-3 सालों में पूछा गया, तो आपसे भी ये पूछा जा सकता है। सेम उसी तरीके से आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भी मैंने आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के अंदर पढ़ाया था, तो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये 2025 में भी पूछा गया, आपसे भी पूछा, मैंने आपको वहां पे बताया था कि प्रकीर्णन के बारे में हमसे पूछ सकता है डेफिनेशन, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करता है, इसके एप्लीकेशन यानी कि उसके उपयोग के बारे में, या कह सकता हूं इसका कहां कहां हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, कहां पे इसके उपयोग होते हैं, प्रकीर्णन का कहां कहां, हम मैंने बताया था कि वहां से हमें क्वेश्चंस बनता है, एमसीक्यू में भी कह सकता हूं, लॉन्ग में भी, आपसे शॉर्ट में भी पूछा जाता है। शॉर्ट में कैसे पूछा जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसको मैं अभी लेके आया हूं, इसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 को हम देखते हैं। 17 क्या बोला, सफेद प्रकाश के 7 रंग किस कारण बनते हैं, तो याद रखिएगा वर्ड विक्षेपण इसका आंसर हो जाएगा। मैंने 17 नंबर को आपको यहाँ बताया, इसको वर्ड विक्षेपण, और वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं, मैंने क्या बताया था, एक प्रिज्म कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ही प्रकाश की किरणें इसके अंदर जाती है, इसके अंदर क्या होता है अपवर्तन, साथ में कह सकता हूं कि आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होगा, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। मैंने सबके बारे में आपको विबग्योर के थ्रू बताया था, तो ये याद रखिए, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपसे वर्ड विक्षेपण के बारे में पूछता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, वर्ड विक्षेपण इसका आंसर हो जाता है। 2 सालों में पूछा गया। प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, मैंने यहाँ पे एक ऐसी स्लाइड आपको बताई थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। मैंने बताया था कि इस स्लाइड के अंदर से आपसे कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैंने वो स्लाइड आपको यहाँ पे लेके आई है, और मैं इस चीज को दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने वो आपको बताया था, जिससे क्या होगा सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा, क्या दिख रहा, ध्यान से देख लीजिएगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक, लाल रंग की सबसे कम, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम, अपवर्तनांक बैगनी का ज्यादा। यही क्वेश्चन आपसे
पूछा गया है, जो यहाँ पे तीसरा वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का देखिएगा यहाँ पे, ये आपसे क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा कि प्रिज्म में सबसे अधिक कौन विचलित होता है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कहां से, मैंने आपको आगे समझा, अभी आगे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये कब पूछा गया है, 2021 और 2025 में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला, इंद्रधनुष बनने में कौन सी प्रतिक्रिया शामिल होती है, तो इसके अंदर मैंने बताया था इंद्रधनुष के अंदर अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा और साथ में वर्ण विक्षेपण होगा। वर्ण विक्षेपण मतलब उसमें रंगें विभाजित होंगी, पहले जाएंगी प्रकाश तो अपवर्तन होगा, फिर आंतरिक परावर्तन होगा। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 2024 2018 में पूछा गया, ये आपसे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। बोल रहा कि मानव नेत्र की फोकस दूरी किससे नियंत्रित होता है, तो बोला मैंने अभी पीछे बताया आपको, सिलियरी मांसपेशियों के थ्रू। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अभी मैंने आपको जो स्लाइड दी थी उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें आपको बता रखी है कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, क्योंकि वो ज्यादा फैलता है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए। बोला कि सबसे कम किसका होता है, सर बैगनी का होता है। मैंने अभी पीछे बताया था। और देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे 2025 में भी आपसे पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रकार से कह सकता हूँ एमसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 में आपसे पूछा गया है। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा, ध्यान से देख लीजिए। बोला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, बोला कि जब प्रकाश कम घनत्व वाले माध्यम से घने माध्यम में जाए, जब प्रकाश का क्रांतिक कोण कैसा हो जाए, अधिक कोण पे गिरे, या जब अपवर्तन कोण क्या हो आपका 90 डिग्री हो, या फिर बोला कि बी और सी आपका दोनों हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा डी, यानी कि जब अपवर्तन कोण आपका किस प्रकार का हो जाए 90 डिग्री, जब प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिरे तो इसका क्या, एक मिनट रुक जाइए, इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। यानी कि जब प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिरे और जब अपवर्तन कोण कितना हो 90 डिग्री, या तो आपका 90 डिग्री पे बने, या मतलब अपवर्तन आपका 90 डिग्री से हो या उससे ज्यादा, तो इस टाइम क्या बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश का, मैं जो आपको क्रांतिक कोण के बारे में बता रहा, क्रांतिक कोण मैंने आपको नहीं बताया, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं, तो थोड़ा सा मैं इस चीज को बता दे रहा। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिगर बना करके समझाने की कोशिश करा, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये एक प्रकार का पहला सघन माध्यम होता है और दूसरा जो होता है वो आपका विरल माध्यम होता है। और मैंने आपको बताया था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पे जो प्रकाश की किरणें होती है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, जबकि सघन से विरल में जाने पे ये अभिलंब से दूर चली जाती है, सीधी नहीं जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आपतित किरण को कुछ इस प्रकार से, कुछ इस एंगल से लेके आए, एक ऐसा एंगल यहाँ पे बनेगा जिसके कारण क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती हुई हमें दिखनी चाहिए, ये क्या करते हैं, दूर ना हट करके ये डायरेक्ट कहाँ चली जाती हैं, याद रखिए ये जो आपको इसका ये सरफेस दिख रहा है इसके समांतर चली जाती हैं। आपको जाना कहाँ चाहिए, ये अभिलंब से दूर हटके कुछ इस प्रकार से आपकी जानी चाहिए, लेकिन ये एंगल इतना कुछ इस प्रकार का होता है, ये वाला ऊपर का, कि ये कैसा हो जाता है, कह सकता हूं एक प्रकार से कि ये ऐसा हो जाएगा कि ये जाकर के जो सतह है उसके समांतर हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एंगल आपका यहाँ पे बनता है इसी को हम लोग क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक कोण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा कि जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटने की अपेक्षा, या फिर कह सकता हूं दूर हटने की जगह वो सतह के समांतर चली जाती हैं। ऐसे में आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि ये जो आपको यहाँ पे एंगल बनता है इसी को हम लोग क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं, क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद अगर क्या हो, ये एंगल कुछ और बड़ा हो जाए, यानी कि यहाँ पे ये दिख रहा, ये कुछ इस प्रकार से और हो जाए,
तो याद रखिए एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि ये जो आपको यहाँ पे पैरेलल दिख रहा, ये ऊपर परावर्तन जैसा कुछ हो जाता है, तो वहां पे इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो वही मैंने आपको बता दिया कि जब अपवर्तन कैसा हो, 90 डिग्री का हो, या फिर क्या हो, क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोला कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी किस पे काम करता है, ये काम करता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो इसका 24 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। मैंने ये कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के थ्रू नहीं बताया था, मैंने इसको आपको एमसीक्यू के थ्रू बता दिया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे पूछ रहा कि मानव नेत्र में ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट को आपको मैंने यहाँ पे पित्त बिंदु के बारे में आपको वहां पे नहीं बताया था, मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बता दे रहा। क्या बोला, जहां रॉड्स और कोन्स क्या होती हैं, दोनों नहीं होती। रॉड्स और कोन्स के बारे में मैं भी आपको बताता हूं, उससे पहले मैं आपको पित्त बिंदु के बारे में बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, पित्त बिंदु होता क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं आपको एक अलग से स्लाइड ऐड करके समझा दे रहा, ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से हमारा कुछ मानव नेत्र इस तरीके से होता है, और इस यहाँ आगे थोड़ा सा उभरा हुआ इस तरीके का होता है। पीछे क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ से प्रकाशिक सिराएं निकली होती है, कुछ इस तरीके से प्रकाशिक सिराएं इस प्रकार से आपकी निकली होती है। यहीं पे एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे प्रकाश की किरणों से हमें कोई मतलब नहीं होता है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कह सकता हूं कि कोई भी इमेज नहीं बनता, कोई भी प्रकाश नहीं जाती, और यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अंध बिंदु के नाम से यानी कि जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। और रॉड्स और कोन्स क्या है, रॉड्स कोन्स कह सकता हूं कि इस प्रकार की सेल्स हैं जो क्या करती हैं, प्रकाश को, एक ऐसी इसमें सेल होगी जो क्या करेगी, प्रकाश को रात में अपनी तरफ ऑब्जर्व खींचेगी यानी कि ग्रहण करती है, और एक ऐसी कोन्स होगी जो क्या होगा, ये एक प्रकार से सिलियरी मांसपेशियों की तरह ही काम करती हैं। तो अंध बिंदु क्या हुआ, जहां पे कह सकता हूं कि जो रॉड्स और कोन्स नहीं होती है, यानी कि वहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। रॉड्स कोन्स करती क्या है, ये प्रकाश को अपनी तरफ खींचती है, अवशोषित करती है। तो ये पित्त ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे प्रकाश जाएगा ही नहीं, यानी कि रॉड्स और कोन्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट हो जाता है, और ये 2025 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोला कोन्स किसके लिए उत्तरदायी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं यहाँ पे रॉड्स और कोन्स के बारे में बता दूंगा। तो याद रखिएगा, कोन्स हमारा जो है ये रंग पहचानने में हमारे लिए उत्तरदायी होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपसे यहाँ पे ये मैंने आपको समझा दिया, और इसके बाद क्या है, बोल रहा है कि रॉड किसके लिए उत्तरदायी है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपसे कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, तो कम प्रकाश में देखने के लिए, यानी कि जब कम प्रकाश होगा। एक चीज याद रखिए, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल से यहाँ पे अलग से बता दे रहा कि रॉड जो होगी, यानी कि रॉड जो होगी वो क्या करेगा, कम प्रकाश में आपका दिखता है, ये कम प्रकाश। और कम प्रकाश कब होगा, ये कब होता है, रात में, यानी कि ये कब होगा, रात में। तो याद रखिए, रात से क्या हो जाता है आपका रॉड, और ये क्या होता है, कम प्रकाश में हमें दिखता है। तो ये चीज आपको याद हो गई। कोन क्या होता है, ये ज्यादा प्रकाश में हमें दिखती है। किस तरीके कोन के बारे में मैंने देखा कि कोन हमें क्या होती है, ज्यादा प्रकाश में दिखती है, कोन ज्यादा प्रकाश में। और साथ में एक और चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है कि ये रंग पहचानने में भी हमारा हेल्प करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये नहीं कभी पूछा जाएगा आपसे कि कोन क्या होती है, रॉड क्या होती है, बस आपसे ये पूछा जाएगा इनका क्या काम है या ये किस प्रकार की होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये आंसर आपका क्यों ऐसे हो जाता है, कम प्रकाश में देखने, यानी ये हमें कब दिखती है, नाइट में दिखती है, रात में दिखती है। रॉड से रात को याद रख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाइटनेस किसके कारण आती है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता रखी है, तो आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, आपसे बोला दिन में आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, यानी कि हाँ सॉरी यहाँ पे बोला कि दिन में आकाश जो है वो लाल क्यों नहीं दिखता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा कि ये जो आकाश है वो लाल हमें क्यों नहीं दिखता है। तो याद रखिएगा कि इसकी लंबी तरंग दैर्घ्य होती है,
यानी मैंने अभी आपको बताया कि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा फैलता है, और इसी के कारण ऐसा क्या होता है कि इसके अंदर आपका प्रकाश, जो आसमान है वो लाल हमें दिखाई नहीं देता है, कब? दिन में। और जब सुबह होता है तो उसमें ये हमारी आंखों तक ज्यादा तीव्रता से पहुंचता है, इसी वजह से हमें सुबह के टाइम दिखाई देगा, दिन में ऐसा नहीं होता है। बोला कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो क्वेश्चन नंबर आपसे 30 पूछ रहा, तो इसका ये आपसे 2025 में भी पूछा गया, और मैंने अभी आपको जो स्लाइड दिखाई बताया था कि विचलन भी सबसे ज्यादा इसी का होता है, विचलन का मतलब प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा इसी का होता है, यानी किसका? बैगनी कलर का। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 नंबर पे चलते हैं, और बोल रहे हैं कि आंख का कौन सा भाग ऐसा है जो कैमरे के फिल्म जैसा रोल जैसा होता है, और ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया है। तो इसका याद रखिए, ऑप्शन नंबर फिल्म, कैमरे के फिल्म का मतलब जो कैमरे का फिल्म होता है वो कैसा इमेज बनाता है, वो वास्तविक बनाता है यानी रियल बनाता है, साथ में उल्टा बनाता है उस तरीके से। तो यहाँ पे कौन ऐसा काम करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये आपका सी सही हो जाता है। मैंने आपको रेटिना के बारे में पहली स्लाइड पे पूरी जानकारी दे दी है। बोला कि आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपका 32 का कौन सा हो जाता है? ए, यानी कि कॉर्निया के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कॉर्निया क्या होती है। वहीं से आपका सबसे पहले प्रकाश का कह सकता हूं, प्रकाश इसी के माध्यम से हमारे आंखों के अंदर जाता है, और लेंस भी आपका प्रकाश का अपवर्तन कराएगा, लेकिन 20% कराता है, लेकिन कॉर्निया क्या करता है? मोस्ट ऑफ द कह सकता हूं कि 80% आपका प्रकाश का अपवर्तन यही कराता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। आगे क्या बोल रहा कि धुंधला दिखाई देने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा धुंधला हमें क्यों दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी, यानी कि मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया दोनों के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोला कि द्विफोकसी लेंस किसके सुधार में किया जाता है, तो मैंने आपको प्रेस बायोपिया के बारे में अभी यहाँ पे बताया, तो ये प्रेस बायोपिया के अंदर यूज किया जाता है। तो 34 का बी हो जाता है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर आपसे 35 पूछ रहा कि कौन सा भाग नेत्र में रंग प्रदान करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बता रखा है, 2025 में आपसे आइरिस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये प्रकाश को नियंत्रण करता है, दूसरा कौन रंग प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोला कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? लाल। और सबसे ज्यादा कौन? बैगनी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये सेम उसी स्लाइड से आपका है जहां पे मैंने आपको बताया, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा, ध्यान से देखिएगा। बोला क्रांतिक कोण किससे संबंधित है, तो मैंने आपको बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, तो 2025 में है। और क्रांतिक कोण किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया। याद रखिए ये आपसे पूछा जाता है क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण किससे संबंधित है, और इसका इमेज बना के दिखाइए। तो एक तरीके से आप इस तरीके से कुछ बना सकते हो, ऐसे बना करके आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिखा देंगे, ये आपका इमेज हो जाएगा। बता दीजिए ये आपतित किरण है, ये क्या है? सरफेस है, ये ये सघन माध्यम है ऊपर वाला। याद रखिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि सघन से ये हमेशा किस में जाना चाहिए, ये आपका विरल में ही जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 में आपसे पूछा गया। आपसे पूछ रहा कि एक्वस ह्यूमर क्या है। एक्वस ह्यूमर को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताया था। इसको हम लोग जलीय द्रव के नाम से, एक्वस का मतलब ये जलीय होता है, इसका मतलब जलीय द्रव कहाँ होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो कॉर्निया होता है और लेंस के बीच का जो द्रव पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जलीय द्रव के नाम से जानते हैं। और एक और बताया था विट्रियस ह्यूमर, ये कहाँ पाया जाता है, लेंस और कह सकता हूँ रेटिना के या प्रकाशिक सिरा के बीच में पाया जाता है। ध्यान से देख लीजिए, सेम वही क्वेश्चन बोल रहा कि लेंस और रेटिना के बीच 2023 में पूछा गया, ये पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान दीजिएगा। बोला कि दृष्टि दोष एस्टिग्मैटिज्म किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो कॉर्निया का क्या होता है, वक्रता जो होगा, यानी कि कॉर्निया की जो ये जिस तरीके से बेंड होता है कॉर्निया, अगर ये घट बढ़ रहा तो वहां पे इसी को बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म। और याद रखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 में आपसे पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछता है, नॉर्मल सा आपसे एमसीक्यू पूछेगा, ऐसा कुछ खास स्पेशली खूब बड़ा सा नहीं पूछ देगा, या ऐसा जो आप पढ़े नहीं होंगे, जो आप पढ़ते हैं केवल उसी से आपसे पूछा जाएगा। बोला कि किस दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल
लेंस का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाता है। तो वो जो मैंने अभी आपको पीछे बताया ना कि हम यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो कॉर्निया, ये जो आपको कॉर्निया आगे बनी हुई दिखती है पारदर्शी जैसी होती है, इसकी जब वक्रता में चेंजेस आ जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपका सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो कौन सा आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे बट आपको उसका आंसर याद कर लेना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। बोला कि दिन में तारे क्यों नहीं टिमटिमाते, मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे 42 वाले का क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किसके कारण, इसका अगर ऐसा क्यों होता है तो उसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्य का तेज प्रकाश, और रात में हमें दिखाई देते हैं। बोला कि वायुमंडलीय प्रकीर्णन अधिक किस रंग का होता है, तो ध्यान दीजिएगा 43 का जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हमें क्यों, क्योंकि वो वही हमें दिन में वही कलर दिखाई देता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोला फायर ऑप्टिक केबल किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो हम यूज करते हैं वो चिकित्सा संचार में करते हैं। ये इस चैप्टर से रिलेटेड उतना क्वेश्चन नहीं है बट आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये आपके लिए एमसीक्यू है, तो बस इस चीज को ध्यान दीजिए। बोला कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है, या फिर नीचे से कम होती है, बैगनी से कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का मैंने अभी आपको बताया कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, विचलन सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आपसे पूछा गया। इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है, तो हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया 2019 में, 2021 में। बोल रहा कि सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, नीचे की ओर, और डी बोल रहा आपसे कि दोनों तरफ। तो इसका ऑप्शन याद रखिए, सूर्य के विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिएगा, सन जिधर होगा उसके विपरीत दिशा में आपका इंद्रधनुष यानी रेनबो आपका बनता है। इसके बाद क्या है, आकाश काला क्यों नहीं दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों, नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। तो काला क्यों नहीं दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सेम वही हो जाएगा कि नीला इसीलिए दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, तो काला कहां से दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा होती है। और यहाँ पे एक और चीज आपको बोल रहा कि लाल रंग का जो कह सकता हूं कि अपवर्तनांक, यहाँ पे जो 48 क्वेश्चन नंबर 48 है इसका अपवर्तनांक भी कम होता है, और साथ में तरंग दैर्घ्य भी आपकी ज्यादा होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और याद रखिए जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। मैंने बैगनी के बारे में बताया, क्या बैगनी के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इसका जो एन होता है, अपवर्तनांक होता है, वो ज्यादा होता है, और जो कह सकता हूं इसका लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य होता है वो कैसा होता है, कम, यानी कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा तरंग दैर्घ्य कम। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। 2 क्वेश्चन और बचे 50 क्वेश्चन में, फिर इसके बाद हम आपको थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बोला कि कोहरे में चीजें हमें धुंधला क्यों दिखाई देती है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि हम लोग रेड लाइट का क्यों यूज करते हैं, प्रकीर्णन में हमें वो हेल्प करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का लाल दिखाई देना किस प्रभाव का है, तो याद रखिए प्रकीर्णन के कारण। मैंने आपको प्रकीर्णन का एप्लीकेशन बोला था कि आप इस चीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे एमसीक्यू को मैंने यहाँ पे करा दिया। इससे क्या होगा, आपको, आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ा, साथ में एमसीक्यू पढ़ा, ये चैप्टर आपका तैयार हो गया। मैं थोड़ा से आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस को दिखा दे रहा कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। जिसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कह सकता हूँ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, मैंने आपको फिजिक्स के जितने भी चैप्टर, 4 चैप्टर कराए, सारे चैप्टर के PYQs में मैंने आपको दे दिए, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट 1 मिनट रुक जाइए। तो आगे हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा। देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन केवल इसीलिए लेके आता हूँ
कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछे कौन कौन से जाते हैं। बाकी आपको ये जो चीजें होती हैं इसके अंदर जो आंसर लिखा होता है, इन चीजों को मैंने डिटेल में आपको कह सकता हूं कि जो मैं वीडियोस के आपको प्रोवाइड करता हूं चैप्टर्स के, उसके थ्रू मैंने आपको सारी चीजें बता रखी रहती हैं। तो अगर आपको ये आंसर नहीं समझ में आता है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आप जा करके देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। और इससे क्या होगा, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको ये क्या इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लिखना है, क्या इसके अंदर आंसर लिखा जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग जाती है। तो एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये आंसर नहीं समझ में आते हैं, एमसीक्यू में मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जितने भी मैंने आपको यहाँ 50 एमसीक्यू कराए सारे उस टॉप मैंने जो वीडियो प्रोवाइड किया था सारे के सारे उसे, हाँ, लेकिन उसमें से जो 40 से 42 43 45 क्वेश्चन है वो आपको उसी वीडियो में जितनी मैंने आपको पीपीटी यूज की थी केवल उसी के अंदर से था। 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको थोड़ा सा अलग तरीके से वो दे दिया था और मैंने आपको वो भी चीजें समझा दी कि वो किस प्रकार से लाइट और ह्यूमन आई से रिलेटेड है, तो आपको वहां पे समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई, क्रांतिक कोड। अब मैंने क्रांतिक कोड नहीं बता रखा था, मैंने चैप्टर में क्रांतिक कोड के बारे में नहीं बताया था, जिसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको एमसीक्यू के थ्रू बता दिया कि इससे आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप उस चीज को देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आंतरिक परावर्तन भी समझा दिया और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जब वक्रता केंद्र वक्रता या फिर कैसा, वक्रता का मतलब उसका कर्व्ड, यानी कि जो हमारी रेटिना आगे कॉर्निया होती है वो बड़ी हो जाती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, कह सकता हूँ 90 से 95% उसी मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया उसी से आता है। बाकी 5% थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, जिससे क्या होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा, ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर तो इस तरीके से लिखा गया, मैं आपको ये भी बता रहा कि इसका मॉडल आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते हो। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है। बोला कि मानव नेत्र की संरचना कार्य का वर्णन कीजिए, साथ में ये आपसे एक चीज और देख लीजिए, 2018, 19, 21, 23, 24 यानी कि हर साल लगभग पूछा गया है। पिछले 6 सालों के अंदर एक साल के अंदर नहीं पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। आप इस चीज को किस प्रकार से लिखोगे, मैंने आपको मानव नेत्र बताया था, मानव नेत्र के पार्ट बताए थे, सारी चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन किया था कि क्या था। मैं इसको एक क्या कर रहा है, इसका एक छोटा सा आंसर आपको बता दे रहा, आप उस चीज को लिख लीजिएगा। बाकी क्या लिखा है मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहा, फिर आपको मैं आंसर लिखना बता रहा। बोला मानव नेत्र एक जटिल और अत्यंत महत्वपूर्ण संवेदन अंग है जो कैमरे की तरह काम करता है। इसका क्या है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। प्रकाश सबसे पहले पारदर्शी कॉर्निया से आंख के अंदर प्रवेश करता है, पहला अपवर्तन होता है, इसके बाद प्रकाश पुतली से गुजरता है जिसकी चौड़ाई आइरिस द्वारा नियंत्रित होती है। आइरिस क्या होता है, रंगीन भाग होता है जो प्रकाश की मात्रा को पुतली में फैलाता है और सिकोड़ता है। इसके बाद प्रकाश लेंस से पहुंचता है और एक उत्तल लेंस होता है और सिलेरी मांसपेशियों की मदद से मोटा या पतला होता है, जिससे क्या होती है, हमारी जो फोकस होती है वो दूर या पास बनती है। प्रकाश रेटिना पर पहुंचने पर उल्टी वास्तविक छवि बनाता है। रेटिना में स्थित क्या होता है, रेटिना के अंदर 2 प्रकार की कह सकता हूं कोशिकाएं होती हैं या नॉब्स होते हैं जो राड और कोन होती हैं। ये क्या करती है, प्रकाश और रंगों का अनुभव कराते हैं। यह बनी छवि को ऑप्टिक नॉब के थ्रू कहाँ करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अंतिम छवि सीधी रूप से अनुभव की जा सकती है। इस प्रकार से क्या हुआ, नेत्र प्रकाश को ग्रहण करके मस्तिष्क तक सूचनाओं को देता है और हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ये सारी चीजें लिखी गई हैं। बाकी एक और आंसर मैं आपको बता रहा, उसको आप किस प्रकार से लिखोगे। ये आंसर आपका परफेक्ट आंसर है, लेकिन मैं आपको, अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो मैं आपको ये भी बता दे रहा कि आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ज्यादा चीजें लिखनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको इसमें कंक्लूड करनी है। याद रखिएगा, ये आपका कह सकता हूं 1 पेज 2 पेज का ये आंसर अपने आप से आप इस चीज को लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दे रहा। हमसे यहाँ पे ये संरचना भी पूछा है, यानी कि हमको इसको बना करके दिखाना है। कैसे आप बनाओगे, पहले थोड़ा सा यहाँ पे फिगर देख लीजिए, आपको इमेज किस प्रकार से बनानी है। मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सिंपल सा फिगर है। कुछ इस तरीके से आप एक यहाँ पे सर्कल बनाओ, इस तरीके से यहाँ पे सर्कल इतने पे ले जा करके छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इस पे थोड़ा सा कर्व टाइप का आप बना दीजिए और यहाँ जो ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा बना दिया, इसको मैं छोटा कर दे रहा। ध्यान से देख लीजिएगा किस प्रकार से ये आपका फिगर बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसे क्या करना है, लेके आना है आपको और ऐसे थोड़ा सा इसको यहाँ पे बेंड करवा देना है। इसके बाद आपने क्या देखा, यहाँ पे एक पीछे क्या होता है, प्रकाशिक सिरा होता है, जिसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पीछे एक प्रकाशिक सिरा निकाल देते हैं। किस तरीके से, कुछ इस प्रकार से।
ये इस तरीके से आपका प्रकाशिक सिरा निकल जाता है। और क्या होता है इसके अंदर, अब आपको पता है यहाँ पे इसके ऊपर 3 प्रकार की लेयर होती है। ये पहली लेयर मैंने बना दी, दूसरी लेयर मैं इसको बना दे रहा, ध्यान से देख लीजिएगा, उसको थोड़ा सा मैं पतला कर दे रहा, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी मैं दूसरी लेयर बना रहा जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा लेयर इस तरीके से, और इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये हो गई आपकी दूसरी लेयर कुछ इस तरीके से, ये दूसरी लेयर हो गई। एक और लेयर इसके अंदर होती है जिसको हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर रॉड और कह सकता हूं कि कोन्स नाम की 2 कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये आपको इसका ये तीसरी वाली रॉड हो गई। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये बन जाती है, वो मिलता नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया। इसके बाद हमें पता है कि इसके ऊपर कुछ इस प्रकार की मांसपेशियां होती है, कैसी, सिलियरी मांसपेशियां होती है, जो कुछ इस तरीके से घूम करके मुड़ी होती है, इस तरीके से याद रखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपकी घूमी होती है, और यही कहा यहाँ पे भी होती है, इस तरीके से होती है। यहाँ बीच में क्या होता है, आपका एक लेंस लगा होता है, साथ में यहाँ पे कह सकता हूँ इस तरीके से जुड़ा हुआ, बीच में आपका क्या होता है, आइरिस होता है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, आपको किस इस प्रकार से मानव नेत्र का फिगर बना देना। इसके अंदर आपका द्रव भरा होता है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। इसके बाद इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, आप पार्ट्स के नाम लिख दीजिए। कैसे, आगे का जो भाग होता है इसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और क्या होता है, इसके बाद इसके अंदर 3 लेयर होती है। ये हो गया आपका दृढ़ पटल इस तरीके से। इसके बाद क्या, दूसरी जो लेयर है वो आपका है कोराइड। और सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या होता है, जो चीजें आपको पता है बस आपको केवल वही आंसर लिख देना। तीसरा आपका रेटिना, इसके बाद आप इस चीज को दिखा सकते हो सर लेंस, ये क्या है आपका आइरिस, पुतली, ये क्या है आपका सिलेरी मांसपेशियां, इस तरीके से आप इसको दिखा दोगे। अब आंसर आप क्या लिखोगे, मानव नेत्र लिखने के बाद इस तरीके से मानव नेत्र लिख दीजिएगा। मानव नेत्र, इसके अंदर आपको पता है 3 प्रकार की झिल्लियां होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है दृढ़ पटल, और दृढ़ पटल के बारे में आपको सारी चीजें पता है। कोराइड पोषण का काम करता है, कोराइड। इसके बाद और क्या, इसके अंदर आप ये लिख सकते हो, क्या कह सकता हूं, एक प्रकार से रेटिना लिख सकते हो। इसके बाद अब आपको क्या करना है, नेत्र के पार्ट लिख देने हैं। जैसे कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बारे में आपको पता है, कॉर्निया आगे पाई जाती है, यहाँ से प्रकाश का ज्यादातर परावर्तन होता है। इसके बाद आप पुतली के बारे में लिख सकते हो, इसकी विशेषता। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे आइरिस के बारे में, आइरिस के बारे में लिखोगे आप। इसके बाद कह सकता हूं कि लेंस के बारे में लिख दीजिएगा। इसके बाद सिलियरी मांसपेशियां के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे पीछे प्रकाशिक सिरा के बारे में लिख दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इन सारी चीजों को लिखने के बाद एक कंक्लूड करोगे कि सबसे पहले प्रकाश क्या होती है, कॉर्निया से एंटर करते हैं, ये हमारे जलीय द्रव से पास होते हुए हमारी आंखों, हमारे आइरिस के अंदर प्रवेश करता है। आइरिस एक प्रकार का शटर का काम करता है। इसके बाद प्रकाश क्या होता है, हमारी पुतली के द्वारा जाता है, लेंस के अंदर प्रवेश करता है। लेंस के पास दोनों तरफ क्या होते हैं, सिलेरी मांसपेशियां होते हैं, जो इसके फोकस दूरी को कम ज्यादा करने का काम करते हैं। इसके बाद प्रकाशिक सिरा हमारे रेटिना पर बनते जाता है, जहां से क्या होता है, प्रकाश का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर यहाँ से क्या होता है, उल्टे प्रतिबिंब को यहाँ पे प्रकाशिक नॉब्स के थ्रू, यहाँ पे रॉड और कोन्स के थ्रू, ये प्रकाशिक मतलब ऑप्टिक फाइबर्स के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक जाता है, जहां पे हमारा ये जो इमेज बनता है ये आपका कैसा बनता है, रियल बन जाता है, साथ में सीधा भी बन जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे मानव नेत्र के बारे में लिख देंगे। याद रखिए, अगर आप इस तरीके से बना करके इस तरीके से लिख दोगे तो आपको पता है इसका एग्जामिनर पे एक कह सकता हूँ पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है, इंपैक्ट आपको उसको एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। इससे क्या होगा, उसको ये पता चलेगा आपको आपने यहाँ पे सारी चीजों को मेंशन कर रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आंसर लिखने का एक बेहतर तरीका है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आंसर को लिखते हैं। समंजन क्षमता को मैंने बताया था कि किस प्रकार से लेंस क्या करता है। लेंस के अंदर वक्रता त्रिज्या आपकी उसकी जो होती है वो कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। उससे क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता को नाम से जानते हैं। लेंस के द्वारा वक्रता फोकस दूरी को कम करना या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दूर एवं नजदीक बिंदु को मैंने फिगर के थ्रू आपको समझा रखा है। कैसे, मैंने आपको बताया, यहाँ पे मान लीजिए मैं सिंपल सा बना रहा, ये आपका कह सकता हूँ कि नेत्र है। यहाँ पे एक बिंदु होता था, कौन सा, अनंत। ये प्रकाश लेंस के अंदर जाता था, लेंस के अंदर परावर्तन होकर कुछ इस प्रकार से।
तो ये अनंत हो गया। यहाँ पे फिर हम नजदीक वाले के लिए सिंपल सा इस तरीके से, ये आपके इसके अंदर लेंस के अंदर एंटर इस तरीके से जाता था, ये कितना 25 सेंटीमीटर, यही आपको दिखा देना है। नजदीक बिंदु और दूर बिंदु के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन कब कब पूछा गया, 2018, 20, 22, 24 और 25 में भी पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निकट दृष्टि दोष, कारण, लक्षण और इसके सुधार बताइए। सब चीजें मैंने आपको समझा रखी है। इससे क्या होगा, आप इस आंसर को देख सकते हो, साथ में अपने हिसाब से भी आंसर को लिख लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो यहाँ पे लेके आया है यही आपके लिए आंसर है, मैं इसको केवल इसीलिए लाया हूं कि आप अगर आंसर को देखना चाहते हो तो कुछ इसी प्रकार से लिख सकते हो, या खुद से भी आंसर आप लिख सकते हो। मॉडल आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा, सेम ऐसे ही दूरदृष्टि दोष पूछ लेगा, 2020, 2018, 20, 22, 23, 24, आप देख रहे हैं यही क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। बताया कि जब बारिश होती है, प्रकाश की किरणें आती हैं, उनमें क्या होती हैं, प्रकार जो बूंद होती है पानी की, वो एक प्रकार से सघन माध्यम है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम होते वो वर्ण विक्षेपण हो जाता है, आंतरिक परावर्तन होता है, साथ में परावर्तन अपवर्तन होता है, तीनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। इसी की वजह से हमें क्या होता है, इंद्रधनुष बनता हुआ दिखता है। कितने सालों में पूछा गया, 2018, 20, 21, 23 और साथ में 24 में। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रंग विकृति का मतलब क्या होता है, वही आपका वर्ण विक्षेपण हम लोग किसे कहते हैं। और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है, इसको वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आपसे पूछ लेगा ये चीजें, तो आपको ध्यान देना है, वही सारी चीजें आपको फिर से। इमेज कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से लाइट जाएगी आपका यहाँ से, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा यहाँ से जाने के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, यही आपसे पूछा गया। आप इसके अंदर लिख सकते हो कि क्या होता है, बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसीलिए उसका तरंगदैर्घ्य भी कम होता है, उसका विचलन ज्यादा होता है। ये सारी चीजों को आप यहाँ पे लाल रंग के बारे में लिख सकते हो। सारी चीजों को यहाँ पे कंक्लूड कर दोगे तो इसका क्या होगा, आपका एक लॉन्ग आंसर बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। एग्जाम में लॉन्ग आंसर लिखते टाइम आप उसको 1 पेज में या 1.5 पेज में कह सकता हूं, अगर 2 पेज में भी आप लिख देते हो आंसर, तो वो आपका आंसर काफी ज्यादा बेटर माना जाएगा। अगर आप एग्जाम की कॉपी पे 2 पैराग्राफ में आंसर को लिखते हो तो आपका आंसर बेटर माना जाएगा, आपको वहां पे आंसर का जो मार्क्स है वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में इनका यूज किया जाता है, और मार्क्स को कह सकता हूँ ज्यादा बेहतर तरीके से गेन किया जाता है। याद रखिए, 2 बच्चे हैं, एक ऐसा बच्चा होता है जो आंसर को किसी भी प्रकार से लिख करके चला है, और एक बच्चा ऐसा है जो सीक्वेंस वाइज बिल्कुल अच्छे से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आंसर लिखता है। याद रखिए, दोनों सेम लिखेंगे लेकिन मार्क्स में वहां पे डिफरेंस आपको दिख जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए क्या करूंगा, बोर्ड की एक कॉपी लूंगा और कॉपी पे किस प्रकार से आंसर कैसे लिखा जाता है मैं आपको लिख करके लेके आऊंगा, और यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको उन सारी चीजों को समझा दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लाइंड स्पॉट, प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व के कार्यों का वर्णन कीजिए। वही आपसे जो मैंने अभी पीछे बता दिया, जो पहले वाले आंसर में आप लिखेंगे इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आप लिख देंगे, ये आंसर आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आरेख सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से जाता है, यहाँ पे एंगल ए होता है, यहाँ से प्रकाश जाएगा, इस प्रकार से घूम जाएगा, इस तरीके से। अभिलंब कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था बनेगा, यहाँ पे भी अभिलंब आपका मैंने बना करके दिखाया था, इस तरीके से अभिलंब ये बन जाता है। अब जब हम इसको, ये इधर से जाएगा, इसको हम पीछे पीछे डॉट डॉट करके मिलाते हैं, यहाँ पे डेल्टा बन जाता है। मैंने यानी जगह अपवर्तनांक जो इक्वल टू बताया था साइन और ब्रैकेट में क्या, ए प्लस डेल्टा एम, यहाँ पे अपान का 2 और साथ में साइन ए अपान 2 मैंने आपको बता रखा है। मैं इसको शॉर्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ जाएगा। मैंने इसको लिख करके बताया था किस प्रकार से जाती है, ये सारे आपको क्रियाकलाप लिख देना पड़ेगा, जिससे आपका ये आंसर अच्छे से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, एक आपका बनेगा, कह सकता हूं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका किरण आरेख खींचिए। दूसरा आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का आरेख खींचिए और बताइए, साथ में मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन में मैंने आपको बता रखा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। क्या लिखा है, तारे प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। अलग अलग प्रकार की लेयर्स होती है, आपको पता है कि इस एटमॉस्फेयर में कह सकता हूँ टोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और कह सकता हूँ हाइड्रोस्फेयर, ऐसी कई सारी लेयर है जिनके अलग अलग टेम्परेचर है, जो अलग अलग ऊंचाई पे हमारी धरती के ऊपर है। तो वहां से क्या होती है, प्रकाश की किरणें आती हैं, वो अलग प्रकार से दिखती हैं। तो कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी के कारण डिफरेंस होता है, इसी वजह से तारे हमारे टिमटिमाते। बोला कि क्यों टिमटिमाते, तारे प्रकाश के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अनेक तापमान स्तरों पर उपस्थित घनत्व वाली परतों से गुजरते हैं। प्रत्येक परत प्रकाश को अलग अलग मात्रा में अपवर्तित करता है, जिससे तारों का क्या होता है, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे दिखाई देते हैं। इसीलिए लगातार अपवर्तन के कारण कभी तेज से कभी मंद दिखाई देता है, जिससे टिमटिमाना कहते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। इसके बाद क्या है, आपसे पूछ रहा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों होता है। सर आंसर हो गया प्रकीर्णन, मैंने एमसीक्यू के थ्रू कराया, बाकी ये यहाँ पे लिखा गया, आप इसका आंसर लिख सकते हो। साथ में मैंने इससे भी बढ़िया आंसर आपको पिछले जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाई है उसके अंदर मैंने इसके बारे में बता रखा है। इसके बाद क्या है, आपसे प्रिज्म के कोण और विचलन कोण के संबंध को स्पष्ट कीजिए या बताइए, और मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी कुछ इस प्रकार से आपको n इक्वल टू बता दिया। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल होंगे। मैं उनको करने के तरीके आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा कि किस प्रकार से वो आपको किए जाते हैं। तो आज के लिए मैंने इतना ही आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया। इसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है, ये चीजें वही हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखी हैं। आप इस चीज को देख सकते हो। मैंने मानव नेत्र के बारे में बता रखा है, ये सारे पार्ट्स है, इसके अलग अलग मैंने सबको समझाया। समांजन क्षमता, निकट बिंदु, दूर दृष्टि दोष, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, साथ में जरा दूरदर्शिता, प्रकाश के अपवर्तन, साथ में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। प्रिज्म का विचलन किस प्रकार से होता है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको किस प्रकार से, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि यहाँ से न जाने कितने एमसीक्यू आपको यहाँ पे बनते हुए दिखे, केवल इतने से ही बन जाता है। याद रखिएगा, एन क्या होता है, अपवर्तनांक, और लैम्डा क्या होता है आपका तरंग दैर्घ्य। ये एक दूसरे का कह सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका तरंग दैर्घ्य कम। इसीलिए बैगनी के साथ कुछ इसी प्रकार का होता है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण, जितने भी प्रकाश के अंदर, श्वेत प्रकाश के अंदर जितने भी अलग अलग रंगों की कलर की होती है, उनकी गति अलग होती है, उनका अपवर्तनांक अलग होता है, उनका तरंग दैर्घ्य अलग होता है, इसीलिए वर्ण विक्षेपण का कारण बनता है। प्रकाश का प्रकीर्णन मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे इसके उदाहरण आकाश नीला क्यों होता है, टिंडल प्रभाव के बारे में मैंने आपको बता रखा है। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, कोहरे में क्यों रेड लाइट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और क्या था, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि मानव नेत्र को मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया था कि मानव नेत्र का ये सारा फिगर है, ये आपका जलीय द्रव दिख रहा होगा। इसके अंदर आपका क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर होता है, कह सकता हूँ कांच द्रव होता है। अपवर्तनांक मैंने बताया था इसका 1.336 होता है। याद रखिए, ये मैंने आपको समझा दिया कि मानव नेत्र के अंदर आइरिस क्या होता है, ये सारी चीजें। इंद्रधनुष को मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इंद्रधनुष आपका किस प्रकार से बनता है। तो मैंने यहाँ पे मानव नेत्र से रिलेटेड साथ में आपके फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, मैंने उन सारी चीजों को कंप्लीट कराया। सबसे पहले मैंने आपको विद्युत के बारे में पढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया था, और वहां पे मैंने सारी चीजें बताई थी। साथ में एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को भी कराया था, जिससे क्या हुआ आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। सेम वही टेक्निक मैंने क्या की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लिए भी अपनाया। उसमें क्या मैंने पहले सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी को पढ़ाया, इसके बाद फिर क्या मैंने किए कि उसके सारे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल करा दिए। इसके बाद मैंने प्रकाश को पढ़ा, प्रकाश थोड़ा सा ज्यादा आपका बड़ा चैप्टर था, साथ में उसके मैंने सारी चीजें प्री वाई क्यूज आपको करा करके दे दिए। इसके बाद क्या आपका मानव नेत्र स्टार्ट हुआ, और मानव नेत्र के थ्रू हमने सारी चीजों को यहाँ पे देख लिया। अब मैं आपको आगे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरमेंट, इसको मैं पढ़ा दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर आपकी कह सकता हूं कि टोटल 300 से 500 एमसीक्यू होंगे, जो कैसे होंगे आपके, कह सकता हूं एक तरीके से ये पूरे साइंस के
कह सकता हूँ सारे चैप्टर यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से एमसीक्यू होंगे, जिसमें आपको इतने अगर आप एमसीक्यू तैयार कर लेते हो तो कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो आपसे छूट जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको 200 से 300 एमसीक्यू अरे शॉर्ट क्वेश्चंस करा दूंगा। यहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे चैप्टर से ये होगा। इसके बाद मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स से पूछे जाते हैं, जो कि PYQs होंगे ये आपके, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको कह सकता हूँ एक्सपेक्टेड है, तो मैं उन सारी चीजों को भी बता दूंगा। इसमें कितने 100 से कह सकता हूँ 150, अगर इतने आप तैयार कर लेते हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ में इसके PDF को भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा आप उसको प्रिंट करा करके पढ़ सकते हो। एग्जाम के टाइम पे याद रखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। किसके न्यूमेरिकल? आपके फिजिक्स के। इससे क्या होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी किस पे क्या लग रहा है। जैसा कि विद्युत धारा में आपने क्या सकता सॉरी इलेक्ट्रिसिटी में आपने कई सारे फॉर्मूले पढ़े, उस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद क्या होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह F = IBL sin थीटा, वहां पे मैं क्वेश्चंस को कराना सिखा दूंगा। इसके बाद प्रकाश के अंदर आपने देखा लेंस के जो फॉर्मूला है, साथ में आपको दर्पण का जो फॉर्मूला है, साथ में आपका कह सकता हूं कि लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला है उस पे सवाल, तो वहां से बन जाएंगे। मानव नेत्र में कह सकता हूं अपवर्तनांक का जो मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रिज्म द्वारा बताया, तो उससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स ला करके करा दूंगा। इससे क्या होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से क्या होगा, आपको साइंस में पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, और लास्ट में मैं आपको कॉपी पे किस प्रकार से लिखना है मैं उस चीज को बता दूंगा। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, आपको 30 से मैंने इस पूरे साइंस की 30 वीडियो लगभग बनाई है, जिसमें क्या हुआ आपके पूरी साइंस कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो दोबारा से आप कमेंट कीजिएगा, मैं उन सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा, आपको सारे आंसर मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो भी अभी क्लास 10th के बच्चे हैं। अगर उनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि उनको क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो अगर मैं आपको 50 MCQ दे रहा, तो अगर आप 50 MCQ तैयार कर लेते हैं, चैप्टर तैयार कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको फिर ये नहीं परेशान होना है कि आपको विद्या क्वेश्चन, अवतार या फिर कह सकता हूँ अनसॉल्व पेपर यहाँ वहां दौड़ने की जरूरत है। आपके पास एग्जाम से पहले सारे मटेरियल उपलब्ध होंगे। तो आपको क्या करना हो, 1 महीने पहले आपको केवल रिवीजन करना होगा, आपको केवल पढ़ना होगा। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स को गेन कर सकते हो। मिलते हैं अब तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।